हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में मैंने जो टॉपिक रखा है वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है, क्रो मैग्नन मैन, जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में पाया जाता था। आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्रो मैग्नन मैन ये है क्या? तो क्रो मैग्नन मैन ये अपर पैलियोलिथिक पीरियड का एक मैन था, जिसे होमो सैपियंस के नाम से भी जाना जाता है। क्रो मैग्नन ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड इन फ्रांस। क्रो-मैग्नन मैन है जिसका ये जो ह्यूमन स्केलेटन्स है सबसे पहले कहाँ मिला था? फ्रांस में। इट बिलोंग टू द होमोसैपियंस रेस एंड इट्स बॉडी वॉज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ टुडेज ह्यूमंस। ये होमोसैपियंस रेसेस का था और इसका जो शरीर यानी बॉडी है आजकल के मॉडर्न मैन से काफ़ी मैच करता था। इट वॉज स्किल्ड इन हंटिंग एंड फिशिंग. Its remains have been found from 34,000 to 36,000 years old. इनका जो मेन ये काफ़ी निपुण जो थे, ये मेन इनका जो मेन ऑक्यूपेशन जो रहा था उस टाइम में वो है हंटिंग एंड फिशिंग। और 34,000 टू 36,000 वर्ष पुराने इनके फॉसिल्स यहाँ से मिले हैं। तो क्रो मैग्नन मैन क्या है? वो एक मैन है जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में पाया जाता था। 1868 की बात है। सबसे पहले क्या हुआ? 1868 में क्रो मैग्नन जो मैन इसका जो फॉसिल से फ्रांस से मिला था। और कहाँ? तो फ्रांस में एक विलेज यानी गांव था। उस गांव का नाम क्रो मैंथन था। क्रो मैंथन, जिसके कारण वहाँ से फॉसिल्स मिला, इसी के कारण इसका नाम भी हो गया क्रो मैग्नन। क्रो मैंथन जो गांव है, जो गुफा है, वहाँ से मिला था इसका फॉसिल्स, जिसके कारण इसका नाम रख दिया गया क्रो मैग्नन मैन। 1872 से 1902 की बात है। तो 13 फॉसिल्स क्रो मैंथन जो कैव है वहाँ से मिला, जिसके कारण इसका नाम रख दिया गया क्रो मैग्नन मैन। तो फ्रांस 1868 में मिला है फॉसिल्स और 1872 से 1902 के बीच 13 ऑसिल्स जो मिले यानी फॉसिल्स जो मिले हैं ये इटली से मिला है। वहाँ एक कैब था, रेड रॉक नामक कैब था, उससे मिला है। तो क्रो जो ये मैंथन जो जगह है यहाँ से पाए जाने के कारण ही साइंटिस्ट यानी मानवैज्ञानिकों ने क्रो मैंथन की जो स्केलेटन मिला उसके आधार पर इसका नाम क्या रख दिया? क्रो मैग्नन। इसलिए वैज्ञानिकों का जो नाम क्रो मैग्नन रखना पड़ा क्रो मैंथन के में पाए जाने के कारण। क्रो मैग्नन जो मैन है एक मेधावी मानव था, मीन्स होमो सैपियंस था। तो होमो सैपियंस का मतलब क्या होता है? होमो मीन्स होता है मैन और सैपियंस मीन्स होता है विजडम, वाइज, बुद्धिमान, यानी ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी बुद्धिमान हो। इसलिए क्रो मैग्नन मैन को होमो सैपियंस कहा जाता है। काफ़ी बुद्धिमान हुआ करते थे। और होमो सैपियंस को ही हिंदी में हम मेधावी मानव कहते हैं। तो मेधावी मानव किसे कहा जाता है? जो हर चीज़ कर सकता है, हर टाइप्स का वो काम कर सकता है जो आज के मॉडर्न मैन करते हैं। उनसे इनका काफ़ी जो फिज़िकल जो कैरेक्टर्स है वो काफ़ी मैच करता है। पिथिकैंथ्रोपस और सिनेंथ्रोपस, निएंडरथल, ये सभी मानव ये सब होमो सैपियंस कैटेगरी में नहीं थे क्योंकि ये इतने बुद्धिमान नहीं थे। लेकिन बाद में जो क्रो मैग्नन मैन आए ये मेधावी मानव थे, मीन्स होमो सैपियंस थे। और दोनों में ये अंतर है कि वो अमेधावी मानव थे, पिथिकैंथ्रोपस एंड सिनेंथ्रोपस एंड निएंडरथल, और ये मेधावी मानव है क्रो मैग्नन। एंड दोनों टाइप्स के जो हैं ये होमोसैपियंस जो मानव है उसमें क्रो मैग्नन आता है, जिसे मेधावी मानव कहते हैं। और अमेधावी जो मानव है उसमें निएंडरथल, सिनेंथ्रोपस, पिथिकैंथ्रोपस है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो डिफरेंसेस ये है कि दोनों खड़े होकर तो चलते थे, लेकिन ये जो होमो इरेक्टस एंड निएंडरथल है ये खड़े होकर चलते थे बट झुक कर चलते थे। और जो क्रो मैग्नन मैन है ये एकदम इरेक्ट पोस्चर में चलते थे। तो ये डिफरेंसेस है। इसका जो नी जो मिला है, नी यानी घुटना, तो आगे की ओर नहीं निकला होता था। और जो होमोसैपियंस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उनका जो नी होता था, सर होता, सब आगे की ओर झुका हुआ रहता था। तो ये डिफरेंसेस है। और होमोसैपियंस वालों का सीट जो है वो रीढ़ यानी जो वर्टेब्रल कॉलम है उसकी हड्डियों पर पूर्ण रूप से संतुलित रहता था, बैलेंस बना हुआ रहता था। तो सबसे पहले जो होमोसैपियंस जो मिला है, मानव जो मिला है, वो क्रो मैग्नन ही था।
होमो सैपियंस कैटेगरी में जो रखा गया है, तो फर्स्ट जो कैटेगरी में आता है, फर्स्ट जो मैन है वो क्रो मैग्नन मैन है। और नेडरथल मैन जो कि प्लेस्टोसीन पीरियड में पाया गया था, तो एक प्रजाति के रूप में फैला हुआ था, मीन्स एक रेस था। और उसी प्रकार क्रो मैग्नन अंतिम पूरा पाषाण काल में पाया गया, तो ये भी एक प्रजाति के रूप में पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया था। क्रो-मैग्नन को होमो सैपियंस कैटेगरी में रखने का एक रीज़न ये भी है कि उसने बहुत सारे कल्चर या संस्कृतियों का आविष्कार किया था, जैसे ऑरिगेनेशन कल्चर, सोलिट्रियन कल्चर, मैगडेलियन कल्चर। ये सभी अपर पैलिथिक पीरियड के कल्चर है, और ये सभी कल्चरों का विकास करने वाले, इसका आविष्कार करने वाले जो थे वो मैन है क्रो मैग्नन मैन। क्रो मैग्नन मैन को ही श्रेय जाता है इन सभी संस्कृतियों का विकास करने में। वो इस टाइम में क्या करते थे ना, गुफाओं के अंदर तरह तरह का चित्रकारी करते थे, नक्काशी करते थे, मूर्तियों का निर्माण करते थे। जो भी फॉसिल्स मिले हैं यहाँ से, और जो भी गुफा मिला है, उन गुफाओं को देखने से लगता है कि ये काफ़ी निपुण थे। इन्हें मैजिक भी करना आता था। जब ये हंटिंग करने के लिए जाते थे तो गुफाओं के अंदर जो भी चित्रकारी ने पेंटिंग मिला है, नक्काशी मिला, उसे पता चलता है कि हंटिंग से पहले वो यहाँ पे कुछ मैजिकल लाइक कुछ करते थे। जैसे मान लीजिए हिरन का आज हंटिंग करने जा रहे हैं, तो गुफा में एक हिरन का वो पेंटिंग बनाते थे, और जिसपे तीर धनुष का रहता था चिन्ह, यानी कि वो शिकार करने से पहले ही वो इमेजिन कर लेते थे कि आज उन्होंने ये एनिमल का शिकार किया है या वो एनिमल का शिकार किया है। इस तरह से जो भी एविडेंसेस मिला है उसे यही पता चलता है। तो देखा जाए तो जो भी इन गुफाओं से मिला है, इटली या फ्रांस से जो भी एविडेंसेस मिला है, उन एविडेंसेस को देखने से लगता है कि ये संसार के दूर दूर तक कोने में ये फैले हुए थे। और इतना कह सकते हैं क्रो मैग्नन मैन जो है वो जो भी उसके फिज़िकल जो कैरेक्टर्स है, वो केवल सिर्फ फिज़िकल कैरेक्टर्स ही नहीं, जो हमारी सोचने की जो क्षमता है ना, मॉडर्न मैन से सारा मैच करता है। इसलिए क्रो मैग्नन मैन को कहा जाता है कि ये मॉडर्न मैन का एंसेस्टर हो सकता है। तब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रो मैग्नन मैन। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रो मैग्नन मैन का क्या क्या है? तो जब ये हंटिंग करना जानता था, फिशिंग करना जानता था, और इसके अलावा पेंटिंग करना, नक्काशी करना, मूर्ति कला, फिर मैजिक करना भी ये जान गया था। तो बहुत सारा ये थे ये जो मॉडर्न मैन से मैच करता है। तो बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो क्रो मैग्नन जो मैन है, इसका जो भी स्केलेटन मिला है, तो उसमें से जो मेरे से 5 जो ऐसे मिले हैं मैन के फॉसिल्स, जो काफ़ी लंबे तक है। इसे पता चलता है उन फॉसिल्स को देखने से कि इनका हाइट काफ़ी, ये टॉल हाइट के हुआ करते थे। और फर्स्ट जो इनका जो एक स्केलेटन मिला था, वो एक बूढ़े का था, एक बुजुर्ग का था, जिसकी हाइट देखी गई, लंबाई देखी गई, 6 फीट का वो बंदा था। जो बूढ़ा का जो मिला था स्केलेटन एक बूढ़े व्यक्ति का, तो उसकी जो हाइट थी वो 6 फीट का हाइट था। इसके हाथ मिला है उस स्केलेटन में, जो उसका हाथ था, तो उसका आगे का हिस्सा, हाथ का जो था, वो हाथ का आगे का हिस्सा हाथ के पीछे के हिस्से के अनुपात यानी रेशियो के काफ़ी बड़ा था। और ये रेशियो आज के नेग्रॉयड रेस में मिलता है। तो क्रोमैग्नन में जो भी क्वालिटीज़ है, अगर हम नेग्रॉयड रेस की बात करें तो उनसे काफ़ी मैच करता है। सिमिलरिटीज़ देखा गया है दोनों के फिजिकल कैरेक्टर्स में। और इनकी स्कल की जो लंबाई हुआ करती थी 200 mm के बराबर था, और जो चौड़ाई होता था 150 mm, और जो उसकी हाइट होती थी 132 mm का था। इससे पता चलता है कि इनकी जो खोपड़ी यानी स्कल जो है काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, लंबे आकार की हुआ करती थी। और इस खोपड़ी का जो घनन था 1660 cc यानी क्रैनियल कैपेसिटी हुआ करती थी, जो कि आधुनिक यूरोपियन से मैच करता है, अधिक है। उनका है 160 cc यानी क्रैनियल कैपेसिटी। तो इसका अगर हम देखें फोरहेड तो काफ़ी मतलब डेवलप था, और आईब्रोज जो थी, आईब्रोज की हड्डियाँ वो मॉडर्न मैन की जैसा ही था। और इसमें सबसे अगर विचित्र बात यह था कि इसकी खोपड़ी यानी स्कल का जो आकार था यानी शेप जो था, काफ़ी लंबा होते हुए भी इसका जो मुंह बहुत छोटा होता था। तो क्रो मैग्नन का क्या था ना कि थोड़ा सा
अजीब लगता है कि वो आधुनिक मानव से तो मैच करता ही था, लेकिन जो उसका हेड जो था वो काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लंबा हुआ करता था। लेकिन जो उसकी मुंह यानी माउथ जो फेस है वो काफ़ी उसके कंपैरिजन में छोटा हुआ करता था। और अगर हम इसकी क्रैनियल की बात करें तो डेस्मोनियस उसे कहते हैं। और जो इस पे काफ़ी रिसर्च किए हैं, काफ़ी स्टडी किए हैं क्रो-मैग्नन के ऊपर, तो प्रोफेसर कॉलिंग उनका कहना था कि साउथ फ्रांस के उस एरिया से अभी लोग अधिकांश ऐसे हैं जिसका सर बिल्कुल ऐसे ही है क्रो मैग्नन की तरह। उनका सर जो होता है, हेड होता है, काफ़ी लंबे शेप में होता है, आकार का होता है, और उसके होने के बावजूद भी उनका जो मुंह है काफ़ी छोटा होता है, लंबा नहीं होता है। तो कॉलिन का कहना था कि ये जो भी फिजिकल कैरेक्टर्स जो मैच कर रहा है यूरोपियन का निग्रोइड रेसेस का क्रोम मैग्नन से, तो हो ना हो वो क्रोम मैग्नन के ही वंशज रहे होंगे। ये कॉलिन का कहना है कि उनका सिर काफ़ी लंबा होता है और मुंह जो है काफ़ी वो छोटा होता है, और जो इसकी आँख है, आँख का जो गड्ढा होता है नहीं जो ऑर्बिटल होता है, उसकी रेशियो है ना काफ़ी अधिक चौड़ी दिखाई देती है। और जो इनकी नाक है, नाक की जो हड्डी है वो काफ़ी छोटी होती है, नोज़ की जो उसे बोन्स पाई जाती है काफ़ी छोटी होती है। तो और उनके जो गाल है, गाल यानी चीक, उसमें जो बोन पाई जाती है वो काफ़ी उभरी हुई होती है, और नोज़ छोटे होते हुए भी कॉनकेव शेप में पाया जाता है। और चीन आगे की ओर निकला हुआ होता है, और जांग यानी कि जो फीमर है पीछे की हड्डी में काफ़ी विकसित है, यानी लीनियर स्पेरा है। और जिनके जांग की हड्डी यानी फीमर बोन में लीनियर स्पेरा पाया जाएगा वही इरेक्ट पोस्चर में रहेंगे, यानी खड़े हो सकते हैं। पहले भी मैंने वीडियो में बताया, आज भी बता रही हूँ कि इरेक्ट पोस्चर ओनली लीनियर स्पेरा के कारण ही होता है। हमारे लेग में जो लॉन्गेस्ट बोन है वो फीमर है, थाई बोन जिसे हिंदी में जांग की हड्डी कहते हैं, उसमें लीनियर स्पेरा पाया जाता है। इस रीज़न से ही हम खड़े होकर इरेक्ट सीधे खड़े होकर चल सकते हैं। तो क्रो मैग्नन जो मैन है ये भी सीधे खड़े होकर चल पाता था, क्योंकि इसके भी जो लेग है उसमें थाई बोन पाया जाता था, फीमर पाया जाता था, और लीनियर स्पेरा था उसमें, जिस रीज़न से काफ़ी डेवलप्ड इसके लेग थे। और क्रो-मैग्नन के दो पैर थे जिससे वो तन कर सीधे स्ट्रेट वो इरेक्ट पोस्चर में चलते थे। कई ऐसे नाना वैज्ञानिक हुए हैं यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं जो अपना अपना एडवाइस दिए थे कि जिस प्रकार नेंडरथल मैन की एक प्रजाति थी और वह मध्य पाषाण काल में यूरोप में पहले हुआ करते थे, उसी प्रकार क्रो मैग्नन भी एक प्रकार की प्रजाति थी, यानी कि रेस थी जो पैलियोलिथिक जो पीरियड है उसके ऊपर पैलियोलिथिक पीरियड के लास्ट तक यूरोप के सभी देशों में वो पाए गए थे और गुफाओं में रहा करते थे। लेकिन प्रसिद्ध मानव वैज्ञानिक जो हट्टन हैं, जो काफ़ी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनका क्या कहना था, तो इस बात का वह विरोध करते हैं कि क्रो मैग्नन एक प्रजाति होने के कारण उनके कई लक्षणों में समानताएं होनी चाहिए। जैसे कि यूरोप कुछ देशों से ऐसे भी क्रो मैग्नन मैन की अस्थि मिले हैं, यानी स्केलेटन मिला है, फॉसल्स मिला है जो मध्य कद के यानी मीडियम हाइट के थे। तो कॉलिन का कहना था कि जो भी हाइट मिला है उस टाइम में क्रो मैग्नन का, उनका हाइट 6 फीट का हुआ करता था। लेकिन जो काफ़ी फेमस जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है हटन, का कहना है कि यूरोप में कई ऐसे भी देश हैं, कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ से जो भी ह्यूमन स्केलेटन्स मिला है, फॉसिल्स मिला है, उससे हाइट पता चलता है कि क्रो मैग्नन मैन का जो हाइट है वो मीडियम हाइट भी हुआ करता था, और मीडियम हाइट से लेकर वो शॉर्ट हाइट की भी हुआ करते थे। और काफ़ी उनका जो हेड है वो काफ़ी चौड़ा हुआ करता था, नाक छोटा ना होकर काफ़ी लंबा हुआ करता था। तो इसके सारे जो भी लक्षण है यानी कि फिज़िकल जो भी कैरेक्टर्स है उसमें काफ़ी वेरिएशन है, काफ़ी डिफरेंसेस है, इसलिए इन्हें एक प्रजाति का कहना उचित नहीं है। तो गाइज ये क्रो मैग्नन मैन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस किए कि क्रो मैग्नन मैन है क्या। तो क्रो मैग्नन मैन सबसे पहले फ्रांस में इसके ह्यूमन स्केलेटन्स पाए गए थे, उसके बाद फिर इटली में, और इस तरह से यूरोप से बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स एंड फॉसिल्स मिले हैं, जिसे कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना था कि ये 6 फीट के हुआ करते थे। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्हें फॉसिल्स मिला उसके स्टडी और रिसर्च के बाद उन्होंने बोला कि ये ओनली टॉल हाइट के ही नहीं हुआ करते थे बल्कि मीडियम टू शॉर्ट हाइट के भी हुआ करते थे। इसलिए कहा जा सकता है कि अभी भी है लोग बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, इसे एक रेस में यानी एक प्रजाति के कैटेगरी में रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो रेस है ना हम उसे
उस एक कैटेगरी मेकअप रखते हैं जब उनका फिज़िकल कैरेक्टर्स मैच करता है। अगर हम मोंगलोइड रेस की बात करें तो वो उनके जो हेयर होते हैं वो काफ़ी स्ट्रेट होते हैं, लिप्स वो छोटे होते हैं, नोज़ चिपटा होता है और आईज़ खुली टाइप से होता है। जो उनका एपिकेंथिक फोल्ड है ना वो खुला जैसा लगता है। तो उसे उस टाइप के जो भी लोग हैं उसे हम मोंगलोइड ड्रेसेस में रखते हैं। जो ब्लैक होते हैं उनका टॉल हाइट होता है, हेयर कर्ल होता है, तो वैसे लोगों को हम नेग्रोइड ड्रेसेस में रखते हैं। तो इस तरह से क्रो मैग्नन को एक रेस में रखा नहीं जा सकता है। तो गाइज़ मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। एंड जो भी मेरे वीडियो को लाइक करते हैं उनको भी थैंक्स, एंड जो मेरे वीडियो को स्पेशली डिसलाइक करते हैं, उन्हें मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है फिर भी वो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा थैंक्स।